क्या आप जानते हैं गोरखपुर में हुए ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसने गोरखपुर के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिसका कत्ल हुआ था वही कातिल भी निकला। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट शिखा दुबे केस। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कमलेशपुरम की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन देर रात होने के बाद भी वो घर पे वापस नहीं आती है। घर वाले परेशान होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। एक जवान लड़की के घर से गायब होने से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करके उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलती है, मगर मुर्दा लड़की का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है। जवाब दिल को दहला देने वाला था। असल में जिसकी हत्या हुई थी कातिल भी वही था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका कत्ल हुआ वही इस केस की कातिल भी हो। आज की हम आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहे हैं उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। भी शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना से परे है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे अंजाम देने की जो वजह है उससे आपका दिल दहल जाएगा। तो आखिर क्या है रहस्यों से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की सबसे अहम किरदार है वो शिखा दुबे है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वो इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कोई जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है। शिखा घर वालों को कहकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन काफी देर हो जाती है मगर वो वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती है। ज्यादा अंधेरा होने के बाद घर वाले शिखा की अपने तरीके से खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया जाता है मगर शिखा की कुछ भी खबर कहीं से भी नहीं मिलती। कहीं से भी कुछ भी ना पता लगने की वजह से शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले शिखा दुबे के पिता से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव ही इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश के मुताबिक दीपू यादव उनके नजदीकी पड़ोस में रहता है। अपने बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू अक्सर उनकी बेटी शिखा को परेशान किया करता था, इसलिए हो ना हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को किडनैप किया है या उनका कत्ल किया है। शक जताने के बाद पुलिस तुरंत ही एक्टिव होती है और दीपू यादव के घर आती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश में भी लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सोलियो कैलान कॉलोनी के पास के एक जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश किसी लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलने से पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने को कहते हैं। कहीं ये शव गायब हुई बेटी शिखा दुबे का तो नहीं है। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था तो चेहरे से तो पहचानना असंभव था, लेकिन शरीर पे पहना हुआ कपड़ा, आसपास पड़ा हुआ सामान और पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा, ये सारी चीजें चीख चीख कर जवाब दे रही थी कि सामने पड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही है। परिवार वाले भी आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पे ही करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में ना आ रहा हो लेकिन बॉडी पे जो कपड़े पहने हुए थे अंतिम बार शिखा दुबे वही कपड़े पहन के घर से बाहर गई थी। इसके अलावा चप्पल, दूसरे सामान व गले में पहना हुआ धागा मिला था, वो सब कुछ शिखा दुबे का ही था। शव की पहचान होते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि गला घोट के हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से कई बार काटा गया है और बारीक चीज से हमला करके चेहरे को खराब भी किया गया है। इसके बाद पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी पुष्टि होती है। बॉडी में कई जगह सिगरेट से जलाया भी गया था। इसका मतलब लड़की के साथ सारी हैवानियत की हदों को पार किया गया था। ये दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तार होने की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो लीगल तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस घटना ने बड़े अफसर पर अरमानों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था, इसलिए पुलिस वाले भी जल्द से जल्द हत्यारों की तलाश में लग जाते हैं। जो कि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था, इसलिए पुलिस भी दीपू यादव को ही मर्डर मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू करती है और दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का अता पता नहीं चलता है। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो इस बात का खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर त्रोणभद्र आया जाया करता था।
और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र जगह का भी जिक्र भी कई बार किया था। गोरखपुर पुलिस तुरंत ही सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र एरिया का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक की जाती है मगर दीपू यादव का कोई भी पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वो एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि वही शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, अब वही शिखा दुबे पुलिस के सामने खड़ी है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि शिखा दुबे को पुलिस ने कैसे पहचाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब शिखा दुबे के पिता ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी तो जब उनकी कुछ फोटोग्राफ भी पुलिस को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान हुए पुलिस वाले अब मामले को समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। घर के अंदर पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि पूरी कहानी के क्राइम एक्सपर्ट दीपू यादव मिलता है। मतलब कि जिसका कत्ल हुआ था और जिसने कत्ल करा था वो दोनों यहाँ सोनभद्र में एक साथ ही रह रहे थे। यहाँ पर बड़ा सवाल ये था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को वापस मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिसको अपनी बेटी मानकर उसका अंतिम संस्कार करा था वो कौन थी, उसका कत्ल किसने करा था। अब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लग जाती है और इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक ही जना से दे सकता था, वो थी शिखा दुबे और दीपू यादव ही थे। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेके आते हैं और यहाँ इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा सामने आता है। तो शिखा दुबे अब खुलासा करती है कि दीपू यादव उनके कॉलेज में पढ़ा करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है। वह शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो ये सारी चीजें सामान्य रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से दीपू और शिखा एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाके 18 अप्रैल 2011 को ये शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे की बातें किसी को पता नहीं लगने देते हैं और दोनों अपने अपने घर पे रहने लगते हैं। दीपू यादव शिखा दुबे को अपने साथ में रखने के प्लान में काम करने लगता है। इन दोनों को ये बात पता थी कि अगर इन्होंने अपने घर वालों को बता भी दिया कि इन दोनों ने शादी कर ली है, जब भी इनके परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि दोनों एक साथ रह सके। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुखरीप से करता है। सुखरीप का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुखरीप इन दोनों को बताता है, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह ही लगती है। उसकी कद और काठी और पूरी तरह से दिखने में वो शिखा दुबे की तरह ही लगती है। अगर हम उसकी हत्या कर दे और शिखा दुबे के कपड़े पहना दे और उसका चेहरा बिगाड़ दे तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। और दोनों इस प्लान को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। अब सुखरीप शिखा जैसी दिखने वाली लड़की पूजा कुमारी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है, अगर चाहो तो तुम मुझसे आकर मिल सकती हो, पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यही कोई 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, वो काम की तलाश में भी थी, इसीलिए सामने से जब ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं करती और वह काम की तलाश में सुखबीर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुखबीर तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है। तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के मुताबिक सुखबीर अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ला सके। समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुखबीर पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वो पास के जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। बस इसी बहाने से ये गाड़ी रोककर पूजा को गाड़ी से उतारते हैं, जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पे दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ पर लाने के बाद दीपू और सुखबीर पूजा का गला दबाकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर लाए हुए कपड़े पहनती है और जो कपड़ा पहनकर वो घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा शिखा अपने गले में अक्सर पहना करती थी वो भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि ये लाश की पहचान शिखा के रूप में हो सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास ही छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सारे कपड़े अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी, मगर चेहरे से वो अभी भी पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसी वजह से अब दीपू और सुखबीर ट्रक से एक बड़ा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और वो दोनों तब तक पूजा के चेहरे पे हमला करते रहते हैं
जब तक उसका पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। इसके बाद ये दोनों पूजा के चेहरे को और पूजा की बॉडी में सिगरेट को बहुत बड़ी तरीके से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा दुबे सीधा सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने एक साथी के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरयू के नाल के पास के जंगलों में लाकर फेंक देता है और फिर खुद छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है, इनका भांडा तुरंत ही फूट जाता है। शिखा दुबे और दीपू का ये खुलासा सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई हैरान था कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दे सकती है। शिखा दुबे ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम बच्ची से उसकी माँ का साया छीन लिया था। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे के पिता को शिखा दुबे के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए तो उन्हें यकीन भी नहीं होता है। जिस बेटी को मरा हुआ समझ के वो अंतिम संस्कार तक कर चुके थे, वही अब उनके सामने खड़ी है। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है और वह बड़े भावुक भी होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए और कहते हैं कि जितने भी जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, इसे जीने का कोई भी हक नहीं है। ये मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। ये पूरी कहानी पता लगने के बाद पुलिस दीपू को तथा सुग्रीव को और शिखा दुबे को गिरफ्तार कर लेती है, तुरंत ही इन्हें जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वही शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र था, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी पूजा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं स्वीकारी थी और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सकी थी। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ साल बाद ही शिखा दुबे और बाकी सब जेल में रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद शिखा दुबे तथा दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद दीपू यादव तथा शिखा दुबे अलग अलग अपनी शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं इस केस के मुताबिक आज भी इस केस की कुछ फाइलें कोर्ट में पड़ी धूले खा रही हैं और अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। हम इस न्याय पर पूरी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अब तक जेएम क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही रोचक कर देने वाली अगली कहानी में।